हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 29 अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर को। ये द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी। द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। तो आपको हमेशा याद रखना है कि छोटे छोटे स्टेप से ही आप अपने गोल तक पहुंचेंगे। एकदम कोई बड़ा जंप नहीं मारता, एकदम कोई ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं होता। आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेके छोटे छोटे एफर्ट्स मार के ही यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हो, आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। सो विद दिस पॉजिटिविटी आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। GS1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। GS2 में हम देखेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज में से UAPA और NDPS एक्ट के बारे में। इंटरनेशनल रिलेशन में देखेंगे काटसा के बारे में और चाइना तजाकिस्तान के बारे में। इसके अलावा US ने कुछ कहा है रिलीजियस फ्रीडम के बारे में, तो इसको भी देखेंगे। GS3 में एनवायरमेंट में से देखेंगे क्लाइमेट जस्टिस के बारे में। एंड GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। तो देखो, पहला आर्टिकल की तरफ आते हैं। इसमें जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं वो ग्लासगो जा रहे हैं। जो यूके में पड़ता है ग्लासगो। ये क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? जो UNFCCC है, इसकी 26th मीटिंग है जिसको हम कह रहे हैं COP26, उसको अटेंड करने के लिए यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ बातें कही है जैसे कि इन्होंने कहा है कि इंडिया इस चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसाइज करेगा कि क्लाइमेट जस्टिस के लिए पहली चीज़ तो ये कि हम नेट ज़ीरो एमिशन के लिए कोई टारगेट सेट नहीं कर रहे हैं, जैसा कि US और चाइना कर चुकी है। देखो, इंडिया जो है ना, थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है कार्बन की, लेकिन फिर भी इंडिया ने कोई भी टारगेट सेट नहीं किया है नेट ज़ीरो एमिशन के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, हमारा पर कैपिटा अगर आप देखने जाओ कार्बन एमिशन, तो हमारा पर कैपिटा कार्बन एमिशन बहुत कम है। ओवरऑल हमारा कार्बन एमिशन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन पर कैपिटा कार्बन एमिशन हमारा आज भी बहुत कम है। ठीक है, इसके हिसाब से देखें तो हमारी इंडिया जो कंट्री है वो अभी भी डेवलपिंग है। एंड वी नीड to exploit the resources of the environment more to get developed। ठीक है, जबकि US और चाइना काफ़ी हद तक डेवलप्ड हो चुकी हैं, इसीलिए इन्होंने अपने सामने नेट ज़ीरो टारगेट्स रख दिए हैं। लेकिन ये भी कोई भरोसा नहीं है कि ये कंप्लीट करेंगे या नहीं करेंगे। तो 2060 रखा है चाइना ने और 2050 रखा है अपने सामने जो टारगेट है वो US ने, कि हम इस तारीख तक, इस डेट्स तक यहाँ पे हम नेट ज़ीरो एमिशन की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, इसमें इंडिया ने ये कहा है कि एक तो हम नेट ज़ीरो टारगेट्स कोई सेट नहीं करने वाले। दूसरी चीज़ ये कही है कि हमने ऑलरेडी बहुत सारे टारगेट्स रखे हैं अपने सामने पेरिस क्लाइमेट डील के टाइम पे। ठीक है, जैसे कि 450 गीगावाट्स हम रिन्यूएबल एनर्जी से लाएंगे। ठीक है, अपने एनर्जी इंस्टॉलेशन में 450 गीगावाट्स हम रिन्यूएबल एनर्जी से लाएंगे। देन यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाई है अपने लिए। इसके अलावा हमने नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी बनाई है। पेरिस एग्रीमेंट में हमने कई सारी INDCs फॉलो की हैं। तो इसको देखते हुए हम यहाँ पे नेट ज़ीरो एमिशन की तो बात नहीं करेंगे, हम उल्टा ये भी बात करेंगे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने कुछ वादे किए थे पेरिस क्लाइमेट डील के टाइम पे, उसका क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र यहाँ पे हम ले सकें डेवलप्ड कंट्रीज़ से हमारी तरफ, सो दैट हम यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए तैयार हो सकें, एक स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हम बढ़ सकें। तो ये और भी कई सारी चीज़ें कही है, लेकिन हम उसमें डेप्थ में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि देखो, अभी शुरुआत में सब लोग बहुत कुछ कहते हैं, उस पर जाने के से अच्छा है कि जब ये COP26 हो जाएगी उसके बाद जो आउटकम्स निकल के आएंगे हम उसको देखेंगे। ठीक है, अब देखो, थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज का रोड मैप देख लो। सबसे पहले ये देखो, 1972 से चीज़ स्टार्ट हुई थी। स्टॉकहोम में ये एक पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट। इसके बाद 1992 में अर्थ समिट हुई रियो डी जेनेरो में। ठीक है, यहाँ पे टारगेट रखा गया कि हम ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करेंगे। ठीक है, 1990 लेवल्स तक लेके आएंगे। फिर 1995 से कोप मीटिंग्स एनुअली होने लगी। ठीक है, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग जो है वो हमेशा होने लगी हर साल। 1997 में कोप यहाँ पे देखो एक कॉप मीटिंग हुई क्योटो में, और यहाँ पे ये टारगेट रखा गया कि जो रिच नेशन है, जो डेवलप्ड नेशन है, वो अपने एमिशन को कट करेंगे टू 5.2%। ठीक है, और ये किसके कंपैरिजन में? 1990 के लेवल्स के कंपैरिजन में। और ये कब तक? 2012 तक। तो 2012 तक का ये टारगेट था ग्रीन हाउस गैसेस के रिडक्शन का। ठीक है, उसके बाद 2007 में बाली एक्शन प्लान आता है, जिसमें कि क्योटो प्रोटोकॉल को 2012 के बाद भी एक्सटेंड किया जाता है। उसके बाद 2009 में कोपेनहेगन प्रोटोकॉल आता है। ठीक है, इसमें नई क्लाइमेट ट्रीटी जो थी वो फेल हो गई है, और इसमें जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं उन्होंने यहाँ कहा था कि $100 बिलियन हम यहाँ पे हर साल मोबिलाइज करेंगे फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम 2020। ठीक है, तो 2020 से हम ये करेंगे टू हेल्प अडॉप्ट द क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज में इनकी मदद करने के लिए हम यहाँ पे $100 बिलियन हर साल यहाँ पे मोबिलाइज करेंगे और डेवलपिंग कंट्रीज को देंगे। ये देखो, यही वाला वादा इन्होंने पेरिस में भी किया था 2015 में।
लेकिन अभी तक इसका कोई भी मैकेनिज्म बना नहीं है, किसी भी डेवलप्ड कंट्री ने यहाँ पे फंडिंग नहीं दी है। 2011 में डरबन में देखो तो यहाँ पे लीगल अकॉर्ड साइन हुआ था कि 2015 तक हमको एमिशंस कट करने हैं। फिर उसके बाद 2015 पे आ जाओ सीधे। 2015 में COP21 हुई थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेरिस में हुई थी ये, ठीक है। तो इसको पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। इसमें एक यूनिवर्सल एग्रीमेंट साइन किया गया था कि हम यहाँ पे अपने कार्बन एमिशंस को कम करने की कोशिश करेंगे, उतना जितने में जो टेम्परेचर राइज है वो सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस ही हो, ठीक है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, यानी कि 1750s के कंपैरिजन में सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस हमारे यहाँ पे अर्थ पे टेम्परेचर राइज हो, इस तरह की कोशिशें करेंगे, इस हिसाब से एमिशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें कई सारे लीडर्स ने पार्टिसिपेट भी किया था। आगे बात करते हैं। देखो पेरिस क्लाइमेट डील की जब बात करें तो थोड़ा सा इसके डेप्थ में जाते हैं। देखो यहाँ पे 196 कंट्रीज अभी तक इसको अडॉप्ट कर चुकी हैं। फाइनेंस की बात करें तो इसमें रिच कंट्रीज ने कहा था, डेवलप्ड कंट्रीज ने कहा था कि हम $100 बिलियन को यहाँ पे मोबिलाइज करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, सो दैट डेवलपिंग कंट्रीज भी यहाँ पे अडाप्ट कर सकें क्लाइमेट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से और इन सारी चीज़ों से। लेकिन अभी तक इसका कुछ भी नहीं हुआ है। ये 2020 से करने की बात की थी, लेकिन अभी तक कोई फंडिंग नहीं आई है, ठीक है। ये फोर्स में कब से आएगा? 2020 से ही आएगा। ये पेरिस क्लाइमेट पैक्ट जो है 2020 से फोर्स में आएगा। अच्छा, इसको साइन कब से? साइन तो बहुत सारी कंट्रीज ने किया, लेकिन ये फोर्स में तब आया, एनफोर्स तब हुआ जब यहाँ पे 55% कंट्रीज जो है, मतलब कि देखो अगर 55% एमिशन जो कंट्रीज करती हैं उन अगर वो कंट्रीज साइन कर देती हैं तब से इसको एनफोर्स होना था। तो ये एनफोर्स अभी हो चुका है नवंबर 2016 से ये एनफोर्स हो चुका है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे गोल है 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर को ना बढ़ने देना बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, यानी कि 2100 तक। इसके अलावा ये एम्बिशियस इसलिए कि हर 5 साल में जो सारी कंट्रीज हैं जो उन्होंने अपने लिए टारगेट सेट किए हैं उसको वो रिवाइज करेंगी, रिव्यू करेंगी और अपग्रेड करेंगी, ठीक है। क्लाइमेट न्यूट्रलिटी हमको अचीव करनी है बाय 2050, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे क्लाइमेट न्यूट्रलिटी, यानी कि जितना हम एमिशन कर रहे हैं उतना ही हमारे पास सिंक हो, कि उतना ही कार्बन जितना हम एमिट कर रहे हैं उतना हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो ट्रीज़ हैं, जो फॉरेस्ट हैं, जो ओशन है, वो उतना ही एटमॉस्फेयर उतना ही कार्बन एब्जॉर्ब कर सकें, सिंक की तरह एक्ट कर सकें। तो इसकी ये जो कार्बन न्यूट्रलिटी है हमको 2050 तक अचीव करनी है। इसके अलावा अच्छा एक चीज़ हमको ये कोशिश भी करनी है कि हम 2 डिग्री सेल्सियस की तो कोशिश करेंगे कि टेम्परेचर राइज इस पर रुक जाए, लेकिन और कोशिश करेंगे कि हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस पे ही रुक जाए, ठीक है, टेम्परेचर राइज होना। इसके अलावा क्लाइमेट डैमेज के भी प्रोविजन है और क्लीन टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पे प्रमोट करने के भी प्रोविजन इसमें है। यूएनएफसीसी की बात करें, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये इसका नाम है पूरा। 1992 में इसको अडॉप्ट किया गया था और फोर्स में आई है 1994 से। हेडक्वार्टर्स है इसके बॉन जर्मनी में। क्लाइमेट चेंज के लिए काम करती है। इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी, लेकिन इसने रेटिफाई किया था 1993 में, ठीक है। और ये याद रखना कि इट इज़ नॉट अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी और नॉट अ लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन, ठीक है। इट सीक्स अ फ्रेमवर्क फॉर लिमिटिंग द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज बाय इंडिविजुअल कंट्रीज। तो यहाँ पे इंडिविजुअल कंट्रीज से ये मांगा गया है कि आप लोग यहाँ पे एमिशन टारगेट्स को फॉलो करो। इसके लिए एक फ्रेमवर्क ये एक तरह से प्रेजेंट करती है, ओके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारे आर्टिकल की। तो देखो हम यहाँ पे इंडिया जो है ये रशिया से S-400 जो मिसाइल सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो खरीदने वाला है। लेकिन इंडिया को ये भी डर लग रहा है कि कहीं यूएस जो है वो हमारे ऊपर काटसा एक्ट लगा के सैंक्शंस ना लगा दे। तो अभी तक तो यूएस ने इंडिया को एग्जेम्प्ट करके रखा हुआ है काटसा से, लेकिन यूएस के कुछ जो सेनेटर्स हैं, कुछ जो लॉ मेकर्स हैं, उनका कहना है कि इंडिया के ऊपर काटसा लगना चाहिए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा डेप्थ में आते हैं, काटसा क्या है। तो देखो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ये 2017 में इनेक्ट किया गया था और ये यूएस का फेडरल लॉ है जो कि सैंक्शन इम्पोज करता है ओवर ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया। तो देखो रशिया तो इसका सीधा एडवर्सरी है, इसलिए इस रशिया के ऊपर करता है। ईरान और नॉर्थ कोरिया से खतरा है पूरी कंट्री को, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर्ड नेशंस हैं और ये रिस्पॉन्सिबली तैयार नहीं है न्यूक्लियर पावर को यूज़ करने के लिए, ठीक है। आपको ईरान का भी पूरा केस पता होगा, ठीक है। तो अगर हमारा हुआ ना तो हम इंटरनेशनल रिलेशंस की एक सीरीज़ चलाएंगे। आप बताना चलाने की ज़रूरत है क्या? तो इंटरनेशनल रिलेशंस की एक सीरीज़ चलाएंगे, उसमें हम देखेंगे एक एक नेशन को अलग से और एक एक नेशन के क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यूएस ने यहाँ पे 3 कंट्रीज़ के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं 2017 से, और यूएस का ये कहना है कि जो भी कंट्री इनके साथ ज़्यादा ट्रेडिंग करती है, ज़्यादा रिलेशन में मिलती है, हम उस कंट्री के ऊपर भी यहाँ पे सैंक्शंस लगाएंगे। ये भी कहा है कि रशिया के डिफेंस और इंटेलिजेंस सेक्टर्स से अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन करती है कोई कंट्री तो उसके ऊपर भी हम यहाँ पे सैंक्शंस लगाएंगे, ठीक है।
अब देखो, यूएस के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने कहा है कि सैंक्शंस कब कब यहाँ पे लग सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला, सैंक्शंस लगेंगे तो उसका क्या मतलब होगा। तो सैंक्शंस लगने का मतलब ये होगा कि उनको कभी भी, हम उस कंट्री को कभी भी लोन नहीं देंगे, ठीक है, या उस पर्सन को कभी भी लोन नहीं देंगे। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक असिस्टेंस जो होती है वो हम यहाँ पे नहीं होने देंगे, मतलब ज़्यादा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं करेंगे। इसके बाद प्रोक्योरमेंट जो होता है, अगर आपको कुछ यूएस से प्रोक्योर करना है, कुछ भी खरीदना है यूएस से, चाहे फिर गुड्स हो या सर्विसेज हो, उस पर भी प्रोहिबिशन है। उसके बाद आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आपके लोगों को, और आप किसी एक पर्सन पे अगर होता है तो आपको, या फिर अगर पूरी कंट्री पे होता है तो वहाँ के लोगों को यहाँ के लिए वीज़ा नहीं मिलेगा। तो ये मायने हैं सैंक्शन के। अब इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। तो देखो, ये समझो कि इंडिया जो है, इसके काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे विथ रशिया एंड ईरान। हालांकि अभी भी हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस अभी भी देखने को मिलता है रशिया के साथ, इसीलिए क्योंकि हमारा पुराना पार्टनर रहा है। जब यूएसएसआर था ना, तब से इंडिया और यूएसएसआर के जो रिलेशन थे काफ़ी अच्छे थे। उस टाइम पे अमेरिका पाकिस्तान के साथ हुआ करता था और यूएसएसआर हमारे साथ हुआ करता था। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद रशिया भी काफ़ी हद तक हमारे साथ है। हमारे काफ़ी अच्छे ट्रेड रिलेशन हैं, डिफेंस रिलेशन हैं हमारे रशिया के साथ, और अभी अभी हम S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा ईरान की बात करें तो ईरान के ऊपर हमारी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी थी रिगार्डिंग ऑयल इम्पोर्ट, ठीक है। ऑयल इम्पोर्ट के लेकर एक हमारी काफ़ी अच्छी डिपेंडेंसी थी ईरान के ऊपर, लेकिन जब से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, तब से हमारा सा जो ट्रेड रिलेशंस थे ईरान के साथ, वो डीस्टेबलाइज हो गए हैं। दूसरी चीज़ ये कि ईरान के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन भी अच्छे थे, क्योंकि हम मानते थे कि ईरान हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है अफगानिस्तान तक पहुँचने के लिए, ठीक है। हालांकि उस टाइम पर अफगानिस्तान में तालिबान भी नहीं हुआ करता था। और तीसरी चीज़ है, यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया है, हमारा चाबहार पोर्ट जो है वो यहीं पे बन रहा है। अब अगर हम इन दोनों से ही, हम इनसे बातचीत बंद कर देंगे, इनसे सारे रिलेशंस तोड़ देंगे, तो हमारे तो काफ़ी सारे इंटरेस्ट यहाँ पे अफेक्ट होंगे। तो यहाँ पे इंडिया इनसे रिलेशन नहीं तोड़ सकता, लेकिन उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं इंडिया के ऊपर, क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। तो देखो, सैंक्शंस जो है वो डायरेक्टली इंडिया के ऊपर इम्पोज नहीं किए गए हैं अभी तक तो, और ये मेजर रीज़न ये है कि इंडिया के ईरान और रशिया के साथ रिलेशन है, लेकिन इंडिया के यूएस के साथ भी रिलेशन है। और देखो, अभी देखोगे ना तो इंडिया जो है वो यूएस के लिए बहुत काम की चीज़ है। क्यों? क्योंकि यूएस यहाँ पे इंडियन ओशन में अपनी पकड़ बनाना चाहता है और चाइना को काउंटर करना चाहता है। और इंडियन ओशन में यूएस अपनी पकड़ तभी बना सकता है जब वो इंडिया को साथ में लेके चले। इसीलिए भी यूएस ने अभी तक इसके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए हैं। ऑलराइट, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे अभी तक हमको एग्जेम्पशन क्यों मिला हुआ है, इसको देखते हैं। तो देखो, एक तो इंडो यूएस टाइज इससे इफेक्ट होंगे अगर हम हमारे ऊपर यूएस सैंक्शन लगाता है तो, ठीक है। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो है वो यूएस की, वो भी यहाँ पे इफेक्ट होगी। मैंने आपको बताया ना, इंडियन ओशन में यूएस अपना रोल बड़ा करना चाहता है, ठीक है। यही है इसकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। हर कंट्री, देखो पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री अपनी हेजेमनी स्टेब्लिश करना चाहती है, और इसके लिए वो चाहती है जितना टेरिटोरियल एक्सटेंट उसको मिल पाए, ठीक है। या फिर अगर सीधी तरह से टेरिटरी वो नहीं ले सकता तो उसके ऊपर एटलीस्ट कंट्रोल मिल पाए उसको इनडायरेक्ट तरीकों से। तो यूएस यही चाहता है, और उसके लिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि इंडिया ने कई बार रिलीफ के लिए और स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यहाँ पे हेल्प की है। तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया हैज़ फेवर्ड रिलीफ स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया कई सारी कंट्रीज़ के साथ भी ट्रेड करता है रिगार्डिंग आर्म्स, तो ये समझ के एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। दूसरी चीज़ ये कि यूएस की डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो इंडिया को एक मेजर मार्केट की तरह देखती है। तो अगर आप किसी से बात करना बंद कर दोगे तो क्या आप उसको अपनी चीज़ खरीद पाओगे या बेच पाओगे उससे, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे वो मेजर मार्केट की तरह इंडिया ट्रीट नहीं कर पाएगा यूएस ऐसा, अगर वो सैंक्शन लगा देता है तो यूएस की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए इंडिया इज़ अ मेजर मार्केट, ठीक है। अच्छा, एक रिपोर्ट आई है, सिप्री की एक रिपोर्ट आती है, ठीक है। सिप्री की एक रिपोर्ट आती है, उसमें ये पाया गया था कि हम सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर है, ठीक है। तो ये देखते हुए इंडिया इज़ अ लार्ज आर्म इम्पोर्टर, जिसके कारण यूएस इसके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा रहा है इंडिया के ऊपर, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म में भी देखें तो इंडिया जो है, यूएस इज़ वे अहेड ऑफ अदर मेजर सप्लायर्स। तो इंडिया के लिए अभी तक सबसे ज़्यादा जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट इंडिया करता है वो सबसे ज़्यादा आज भी यूएस से करता है। तो थोड़ी बहुत अगर दूसरी कंट्रीज से कर रहा है तो करने दो, यूएस ऐसा सोचता है कि थोड़ी बहुत अगर दूसरी कंट्रीज के साथ ये ट्रेड कर रहा है तो करने दो, लेकिन मेजर एक्सपोर्टर तो हम ही हैं इसके लिए, फॉर द आर्म्स, ओके। इसके अलावा ये भी है कि सिक्योरिटी कोऑपरेशन में, डिफेंस में, ठीक है, यहाँ पे इंडिया और यूएस की अच्छी साझेदारी है। इसके अलावा मेजर डिफेंस पार्टनर हो सकता है, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। और दूसरी चीज़ ये
कि इट ऑल्सो मार्क्स द एक्सेप्टेंस बाय यूएस ऑफ द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल दैट इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। तो इंडिया अपनी एक सॉवरेन कंट्री है, इंडिया के अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हो सकते हैं, ये मान के भी यूएस हमारे ऊपर अभी तक सैंक्शंस नहीं लगा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको एनालाइज करना, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, अच्छा देखो इंडिया की S-400 डील क्या है, तो रशिया से हम S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहे हैं। बेसिकली क्या है, मॉडर्न लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, और ये थाड़ को पछाड़ सकता है। थाड़ क्या है, अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है, ये थाड़ को पछाड़ सकता है, ऐसी इसमें कैपेबिलिटीज़ बोली जा रही हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 100 एयरबोर्न टारगेट्स को ये ट्रैक कर सकता है, उनके ऊपर अटैक कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो S-400 सिस्टम है, यहाँ पे ये अनमैन्ड एयर व्हीकल्स को भी इंगेज कर सकता है 400 किलोमीटर तक की रेंज तक और 30 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड तक। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। देखो ये एक न्यूज़ आई है कि चाइना जो है तजाकिस्तान में एक अपना मिलिट्री बेस बना रहा है, और अब पहले तो वो मिलिट्री बेस था ही, अब इसका कंट्रोल भी पूरा चाइना के पास आ सकता है। तो चाइना जो है तजाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है, चलो पहले मैप देख लो। तो देखो ये है हमारा मैप, ओके, और ये है आपको तजाकिस्तान दिख रहा होगा। तजाकिस्तान के पास ये अफगानिस्तान, तो सीधे बहुत लंबी बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ तजाकिस्तान। तो ये इस रीजन में यहाँ पे मिलिट्री बेस डेवलप कर रहा है तजाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ चाइना, और इसमें पूरा कंट्रोल जो होगा वो चाइना का होगा। ठीक है, अच्छा एक बार तजाकिस्तान की लोकेशन देख लो, ये क्या है, एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्री है, और इसके आसपास कौन पड़ता है, यहाँ पे देखो, यहाँ सबसे पहले अफगानिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान। याद रखना तुर्कमेनिस्तान इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है तजाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो 2 टीस बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, ये याद रखना, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। इसके बाद आता है कजाकिस्तान, फिर आता है किर्गिस्तान, फिर आता है चाइना, और यहाँ पे आएगा देखो यहाँ पे बस यही आएगा, पाकिस्तान भी सीधे नहीं आएगा, तो पाकिस्तान भी नहीं आएगा। और अगर आप इस रीजन को, वाखन बॉर्डर वाला जो कॉरिडोर है, वाखन कॉरिडोर, जो कि अभी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसको अभी इंडिया अपना पार्ट मानता है और चाइना भी अपना पार्ट मानता है। तो अगर ऐसा माना जाए तो इंडिया भी कुछ हद तक यहाँ पे क्लेम करता है, लेकिन उतना डेप्थ में नहीं करता। ठीक है, तो अफगानिस्तान का ये वाला पोर्शन देखना। ठीक है, तो अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, उसके बाद यहाँ पे, अच्छा कजाकिस्तान भी नहीं करता है, मैंने गलती से बता दिया, कजाकिस्तान भी करता है। तो अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और चाइना, ये 4 कंट्रीज जो है वो सीधी तरीके से तजाकिस्तान को बॉर्डर करती हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एशिया वाला जो पोर्शन है ना, जो एटलस में देखना जाके बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आते हैं न्यूज़ एनालिसिस पे। तो देखो चाइना ने ये बोला है कि तजाकिस्तान जिस एरिया में अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वहाँ पे एक मिलिट्री बेस डेवलप कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, और उसका जो कंस्ट्रक्शन होगा वो तो तजाकिस्तान कर रहा है, और तजाकिस्तान की अप्रूवल से यहाँ पे चाइना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है, लेकिन इसका जो अब कंट्रोल होने वाला है वो पूरी तरह से चाइना के पास होगा। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि पहले तजाकिस्तान जो था, तजाकिस्तान में अभी तक किस किस देश के मिलिट्री बेसिस हैं, तो देखो अभी तक रशिया का और इंडिया का मिलिट्री बेस यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, तजाकिस्तान नहीं चाहता था कि चाइना के साथ भी वो यहाँ पे इस तरह के इंगेजमेंट में आए। ठीक है, चाइना यहाँ पे मिलिट्री बेस बनाए, ये नहीं चाहता था। इनफैक्ट तजाकिस्तान ने ये भी कहा है कि अभी तो हम यहाँ पे चाइनीज़ ट्रूप्स को आने की परमिशन नहीं देंगे। ठीक है, और अच्छा एक चीज़ ये कि अल्टीमेटली जब परमिशन दी गई तो चाइना का क्या इंटरेस्ट है यहाँ पे एक मिलिट्री बेस बनाने के लिए, तो देखो सबसे पहला इंटरेस्ट ये है कि यहाँ पे पड़ता है पास में ही जिंजियांग प्रोविंस जो चाइना का है। इसके बारे में हम परसों भी डिस्कस कर चुके थे, थोड़ा सा कल भी डिस्कस किया था। तो चाइना का जो ये जिंजियांग प्रोविंस है वो सीधा बॉर्डर शेयर करता है इसके साथ, तजाकिस्तान के साथ। ठीक है, और यहाँ पे जिंजियांग प्रोविंस में उइगुर मुस्लिम्स रहते हैं जो चाइना के लिए एक सिरदर्द बने हुए हैं, और उइगुर मुस्लिम्स के लिए चाइना एक सिरदर्द बना हुआ है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न से चाइना चाहता है कि उसके आसपास के रीजन पे, जिंजियांग के आसपास के रीजन्स पे भी हम थोड़ा कंट्रोल रखें, इसीलिए यहाँ पे तजाकिस्तान में इस एरिया में ये एक मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन अभी फॉर नाउ यहाँ पे डायरेक्टली चाइनीज ट्रूप्स नहीं आएंगे। अब एक चीज़ ये भी है कि चाइना ये भी सोच रहा है, और तजाकिस्तान का भी एक सोचना है कि अफगानिस्तान में क्योंकि तालिबान आ गया है तो हो सकता है उनको टेरर थ्रेट्स मिले। ठीक है, या फिर उनके यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ जाए, इसीलिए तजाकिस्तान भी मान गया कि ठीक है चाइना यहाँ पे आ जाएगा तो थोड़ी उसकी भी सिक्योरिटी हो जाएगी, चाइना एक बफर की तरह एक्ट करेगा, और दूसरा चाइना की भी यहाँ पे सिक्योरिटी हो जाएगी कि सीधा अफगानिस्तान की कुछ भी टेररिस्ट एक्टिविटी अफगानिस्तान से चाइना सीधी तरह से नहीं पहुंच पाएगी, उसके बीच में चाइना के ट्रूप्स पहले खड़े होंगे। ठीक है,
है, तो इसलिए ये लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक चीज़ और आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि चाइना का अभी तक सिर्फ एक ही और यहाँ पे ओवरसीज सिक्योरिटी फैसिलिटी है, जो कि है जिबूती। ठीक है, जिबूती जो कि अफ्रीका में पड़ता है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भी पार्ट है। इसके बाद अब यहाँ पे तजाकिस्तान में डेवलप करने वाला है। अच्छा, एग्जैक्टली लोकेटेड कहाँ पे है ये फैसिलिटी जहाँ पे ये डेवलप होने वाला है? तो ये गोर्नो बदख्शान एरिया में जो है, गोर्नो बदख्शान एरिया में ये लोकेटेड है। और यहाँ पे $10 मिलियन की ये डील हुई है कि चाइना यहाँ पे $10 मिलियन भी प्रोवाइड करेगा तजाकिस्तान को। ओके, तो ये छोटा सी न्यूज़ थी, आपको पता होनी चाहिए। अच्छा देखो, गोर्नो बदाख्शान रीजन ये वाला है, ठीक है, जिसमें मैंने सर्कल किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है यूएस विल स्टैंड इन डिफेंस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। तो यूएस ने ये कहा है कि हम यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम के लिए खड़े होंगे, चाहे वो नेशनली हो या फिर इंटरनेशनली हो, यानी कि ग्लोबली हो। ठीक है, और जो यूएस है उसने ये भी कहा है कि जो डीपेस्ट वैल्यूज़ वो शेयर करते हैं सिक्योरिटी प्रायोरिटी में, वो है रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, इसके लिए इन्होंने कहा है, मिस्टर बाइडेन ने ये कहा है कि ये रिलीजियस फ्रीडम को ना सिर्फ प्रमोट करेंगे, प्रोटेक्ट भी करेंगे, और सारी चीज़ें ये कही हुई है। अब देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम डे हुआ था अभी 2021 में। ठीक है, अब यूएस और रिलीजियस फ्रीडम का क्या नाता है, इसको समझो। तो देखो, कई सारी कंट्रीज़ को यूएस जो है ना, अगर मैं सीधे तरीके से बोलूँ तो, एक्सप्लिसिट तरीके से बोलूँ तो यूएस जो है वो कई सारी कंट्रीज़ के ऊपर इस नाम से भी सैंक्शंस लगाता है कि आप रिलीजियस फ्रीडम नहीं दे रहे अपने सिटीजन्स को, या आप रिलीजियस सप्रेशन कर रहे हो। ठीक है, तो एक तरीके का टूल है या वेपन है ये यूएस का, जिससे कि वो थोड़ी सी कंट्रोल पा सके दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर। आप ऐसा समझ सकते हो इंटरनेशनल रिलेशन में देखना हो तो। बाकी यूएस तो कभी इसको एक्सेप्ट करेगा नहीं। ठीक है, अब देखो यूएस की एक रिपोर्ट आती है, यूएस कमीशन है एक ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, एंड इसने यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो है, इस कमीशन ने ये एक रिपोर्ट भी निकालती है, ये जो होती है फ्रीडम इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट जो होती है, उसमें 2020 में इन्होंने कहा है कि हमको लगता है कि इंडिया को यहाँ पे सीपीसी यानी कि कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट में हमको डालना चाहिए। तो कंटिन्यूसली सेकेंड ईयर के लिए इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में डाला गया है विद रिस्पेक्ट टू रिलीजियस फ्रीडम कंसर्न्स। ठीक है, इसके साथ रशिया भी है यहाँ पे और वियतनाम भी है। ठीक है, तो एक तो ये लिस्ट हो गई सीपीसी वाली, कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट वाली। एक होती है स्पेशल कंट्रीज वाली लिस्ट, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कर्ब्स किए जा रहे हैं रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर। अब देखो इंडिया को क्यों इन्होंने इस लिस्ट में डाला है, ये भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो देखो इंडिया को इसमें इसलिए डाला गया है क्योंकि पहला तो एक रीज़न दिया गया है CAA, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आई थी, जिसके कारण काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था, इसको देखते हुए। दूसरा यहाँ पे NRC जो लाने की बात चल रही है, असम में लाए गए, उसमें काफ़ी सारे इंडियंस को बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, उनको फॉरेनर घोषित कर दिया गया, तो उसको देखकर भी यहाँ पे देख रहा है। उसके बाद दिल्ली में कई सारे रायट्स हुए थे, ठीक है, जो CAA और NRC के प्रोटेस्ट में हुए थे, उसको देखते हुए। उसके बाद यहाँ पे एंटी कन्वर्जन लॉज आ रहे हैं। ठीक है, इन सभी रीजंस को देखते हुए यहाँ पे यूएस ने इंडिया को एक कंसर्न कंट्री में डाला है, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में डाला है इस लिस्ट में। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा जानने लायक चीज़ है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। ठीक है, ये मेंस में कोट करने के लिए इंपॉर्टेंट है आपके पास। ओके, देन एक हमारे पास आर्टिकल है रिगार्डिंग UAPA एक्ट, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ये जो एक्ट है ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि अभी जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, उसमें देखा गया था कि श्रीनगर के कुछ एरियाज़ में, श्रीनगर की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में ये देखा गया कि वो लोग जब पाकिस्तान जीत गई तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान का नेशनल एंथम गा रहे थे। तो इसको उन्होंने, जो भी स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे, उनको UAPA एक्ट के अंतर्गत चार्ज किया गया है। अब गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया है? देखो, कोई दूसरी कंट्री का बैट्समैन हो, कोई दूसरी कंट्री का बॉलर हो, कोई दूसरी कंट्री का स्पोर्ट्समैन हो जो अच्छा खेलता हो, उसको चेयर करना बुरी बात नहीं है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन ऐसे मोमेंट पे जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, इंडिया हार गई, उस टाइम पे पाकिस्तान का नेशनल एंथम गाना, ठीक है, एक इंडियन इंस्टीट्यूशन में, एक इंडियन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, ये एंटी नेशनल एक्ट माना जाता है UAPA के अंतर्गत। ठीक है, अब UAPA जो है, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, UAPA क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। इसमें जो भी एंटी नेशनल एक्ट्स हैं उनको एक तरह से बताया गया है कि इसके लिए ये पेनलाइजेशन होगा, ये पेनल्टी मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे डेफिनेशन जो है ना वो बहुत वेग है कि क्या एग्जैक्टली एंटी नेशनल क्या है, ये आप कैसे बताओगे। अब ये एक्ट भी जो है ना, आप इसके बारे में कुछ लोगों से पूछोगे वो बोलेंगे एंटी नेशनल है, कुछ लोगों से पूछोगे वो बोलेंगे इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत इसको चार्ज किया गया है। 1967 का एक्ट है और बेसिकली अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को यहाँ पे रोकने का काम करता है ये इंडिया में। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है। ठीक है, एब्सोल्यूट पावर है
है कि वो किसी भी एक्टिविटी को यहाँ पे अनलॉफुल बता सकती है, और इसके लिए डेथ पेनल्टी तक भी बात जा सकती है, लाइफ इम्प्रीजनमेंट तक भी बात जा सकती है। तो यहाँ पे ये हाईएस्ट पनिशमेंट जो है ये डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रीजनमेंट है। इसके अलावा इंडियंस और फॉरेन नेशनल्स दोनों को चार्ज किया जा सकता है इसमें। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे ऑफेंडर्स के ऊपर ये एप्लीकेबल है सेम चीज़ में, ठीक है, कि आप यहाँ पे कमिट करो वो क्राइम या फिर बाहर जाके कमिट करो, अगर यहाँ पे अनलॉफुल है, ठीक है, तो वो फिर वहाँ पे भी अनलॉफुल होगा, और उसके लिए जब भी आप इंडिया आओगे तो आपको सज़ा मिलेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो है यहाँ पे 180 डेज तक मैक्सिमम चार्जशीट को फाइल कर सकती हैं, और इसको अगर कोर्ट बोलता है तो इसको, इस जो ड्यूरेशन है इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ओके, अब देखो यहाँ पे 2019 में कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे। तो 2019 में NIA जो है, पहले क्या होता था 2019 के पहले कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहती है स्टेट पुलिस, ठीक है। तो स्टेट पुलिस के पास ये पावर्स हुआ करते थे कि वो इन्वेस्टिगेट करे, जो भी UAPA के अंतर्गत कोई भी एक्ट को अगर अनलॉफुल कहा गया है तो उसको स्टेट पुलिस एग्जामाइन करे, इन्वेस्टिगेट करे। लेकिन ये पावर दे दी गई है NIA को, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल को, ठीक है। तो यहाँ पे यही जो NIA जो है, डायरेक्टर जनरल जो है NIA के, वो अप्रूवल देंगे अबाउट द सीजर एंड अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज। पहली चीज़ ये कि यहाँ पे इस तरह से सेंटर के पास थोड़ी पावर चली गई, क्योंकि देखो सेंटर के सीधे अंदर रहता है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और इसी के डायरेक्टर ही आपको अप्रूवल दे सकते हैं कि अगर आपको इनकी प्रॉपर्टी को सीज करना है, ऑफेंडर की प्रॉपर्टी को सीज करना है या फिर इनको अटैच करना हो तो। दूसरी चीज़ ये कि ये जो ऑफिसर्स हैं NIA के, जो इंस्पेक्टर रैंक के अबव होंगे, वही इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है। तो ये जो NIA के इंस्पेक्टर हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, सेंटर के अंतर्गत। पहले क्या होता था, DSP या ACP करते थे इसको इन्वेस्टिगेट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आते थे। और यहाँ पे एक बड़ा जो चेंज किया गया है वो ये कि पहले सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जा सकता था, अब किसी इंडिविजुअल को भी यहाँ पे टेररिस्ट का नाम दिया जा सकता है, ठीक है। कुछ ऑब्जर्वेशंस, दिल्ली हाई कोर्ट में गया था ये मामला कि ये बहुत वेग एक्ट है वगैरह, तो यहाँ पे दिल्ली कोर्ट ने कहा कि हाँ, इसकी जो डेफिनेशन है वो काफ़ी वेग है और इसको अमेंड करना चाहिए सेंटर को। इसके अलावा ये भी कहा कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है, टेररिस्ट एक्ट जो है, इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये कि टेररिस्ट एक्टिविटी इज़ दैट विच ट्रेवल्स बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू डील विथ अंडर ऑर्डिनरी पीनल लॉ। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इनको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बियॉन्ड भी देखना चाहिए हमको, ठीक है। टेररिस्ट एक्टिविटी वो है जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बियॉन्ड जाके कुछ काम करे। तो ये एक तरह से उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की इस डेफिनेशन को, जो अनलॉफुल एक्ट्स हैं उसकी डेफिनेशन को, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ थी, आपको याद रखनी है। अनलॉफुल जो एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। उसके अलावा एक लास्ट आर्टिकल है, शुड NDPS एक्ट बी अमेंडेड। तो NDPS कौन सा एक्ट है जो ड्रग्स से डील करता है इंडिया में, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट है, ये 1985 का एक्ट है। और अभी जब से आर्यन खान वाला इशू हुआ है, अभी देखो 1-2 साल से बॉलीवुड जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस एक्ट के अंतर्गत अरेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। अभी रिसेंटली आर्यन खान का केस आया, तो हाई प्रोफाइल केस है, इसीलिए NDPS एक्ट के बारे में इतनी बात हो रही है। तो NDPS एक्ट में अभी ये कहा जा रहा है कि क्या हमें इसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। तो इसमें बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे यहाँ पे पर्सनैलिटीज़ हैं, काफ़ी हाई प्रोफाइल वाली पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके इंटरव्यूज़ हैं। तो देखो पहली चीज़ यहाँ पे पूछी गई कि ऐसा माना जाता है, ऐसे एक मिथ है कि पहले अरेस्ट होता है, उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन होना शुरू होती है इस एक्ट के अंतर्गत। तो इसमें जो महेश भागवत जी हैं, जो IPS ऑफिसर हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। पहले आपको अगर सीजर होता है, अगर आप वहाँ से सीज करते हो ड्रग्स को, उसके बाद ही आप उनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हो और उसके बाद ही उसको आप अरेस्ट करोगे। तो जब तक आपके पास उनके जिस भी पर्सन के पास गए, जैसे कि आपने किसी एक ग्रुप को अरेस्ट किया फॉर दिस ड्रग अब्यूज़, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको ड्रग्स सीज हुए हैं तो ही आप इनको अरेस्ट करोगे और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। लेकिन सीजर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सीजर भी ऐसे ही नहीं कि किसी ने भी बोल दिया कि हुआ है, मजिस्ट्रेट के सामने ही ये सीजर होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कही है कि इस एक्ट को बहुत मिसयूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसका ओनस जो है वो उस पर्सन के ऊपर है जो अक्यूज है, कि आप खुद प्रूव करो कि आप इनोसेंट हो। इसका मिसयूज़ बहुत हो सकता है। इसके ऊपर कहते हैं इसके ऊपर जो महेश भागवत जी हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, सीजर के ऊपर बेस्ड है कि कितना यहाँ पे उस पर्सन को यहाँ पे पनिशमेंट होगी या नहीं होगी। अगर सीजर हुआ ही नहीं है, अगर उसके पास से ड्रग्स मिले ही नहीं है, तो फिर उसके ऊपर ये चार्जेस नहीं लगाए जा सकते। ड्रग्स मिले हैं तो ही ये चार्जेस लगाए जा सकते हैं।
तीसरी चीज़ कि इसके क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं पुलिस को टू एनफोर्स एनडीपीएस एक्ट। तो इसमें बताते हैं कि पहला चार्ज तो ये होता है कि इसकी एक चेन होती है। देखो ड्रग जो कार्टेल है उसकी एक पूरी चेन होती है कि यहाँ से ये प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ से फिर कई सारे बीच में लोग होते हैं और सोर्स तक जाने के लिए बहुत बड़ी चेन होती है। तो ये पता लगाना कि पॉइंट ऑफ सोर्स और पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन पे लोग कौन है ये बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि चेन इनकी इतनी लंबी होती है। दूसरी चीज़ ये कि हम हर व्हीकल को चेक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास स्निफर डॉग्स नहीं हो हर व्हीकल्स पे, हर हाईवेज पे, तब तक हम हर व्हीकल को चेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पता लगाना ड्रग्स का ये भी बहुत डिफिकल्ट होता है। दूसरी चीज़ कि सोर्स का पता लगाना कि कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इतनी आसानी से पता लगती नहीं क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क होता है इनका। चौथी चीज़ ये कि एक तो अगर कल्टीवेशन हो कहाँ रहा है ये आपको पता लगाना है, इसका प्रोडक्शन हो कहाँ रहा है, ठीक है, ये पता लगाना इंपॉर्टेंट है। ये पता लगना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर ये कल्टीवेशन माओइस्ट एरियाज में हो रहा है तो एक बहुत बड़ा चैलेंज और हो जाता है, ठीक है, क्योंकि माओइस्ट एरियाज में पुलिस की पकड़ वैसे भी कम है और उधर कल्टीवेशन को रोकना ड्रग्स के ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है और डिफिकल्ट भी हो जाता है। इसके अलावा एक चैलेंज ये है कि आपने उस पर्सन को जो भी आप जहाँ से भी आपको ड्रग्स मिले उसको आपने पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन भी कर ली, लेकिन कन्विक्शन करवाना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत डिलेज होते हैं, ठीक है, और अभी जैसा हाई प्रोफाइल केस है वहाँ पे भी आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है एनसीबी के ऊपर, पुलिस के ऊपर, ठीक है। तो ये सारे रीजंस के कारण भी कन्विक्शन कराना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अलावा ये एक रिकमेंडेशन दी गई है कि यहाँ पे हमको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है। अब देखो रिकमेंडेशन की तरफ हम आ रहे हैं कि हमको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है कि ड्रग पेडलर कौन है और एंड यूज़र कौन है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे हमको ये देखने की ज़रूरत है कि अगर कहीं से छोटी क्वांटिटी में हमको छोटी क्वांटिटी में हमको अगर किसी के पास ड्रग्स मिलते हैं कि वो यूज़ कर रहा था, वो उस पर्सन को अलग ट्रीट किया जाए और जो प्रोडक्शन कर रहा है उस पर्सन को अलग ट्रीट किया जाए। ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। इनफैक्ट जो ड्रग यूज़र है इसको आपको एक पेशेंट या विक्टिम की तरह ट्रीट करना चाहिए, इसको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेजना चाहिए। लेकिन क्या ये रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेजने वाला जो रिकमेंडेशन है ये इम्प्लीमेंट भी हो सकता है? तो इस पर भी ये चीज़ है कि क्या हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उतने रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, उतने डी एडिक्शन सेंटर्स हैं कि हम इस स्कीम को या इस प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि हमारे पास उतने साइकेट्रिस्ट या काउंसलर्स भी नहीं है कि हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। साथ में ये एक रिकमेंडेशन है कि जो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा रिकमेंडेशन दी गई है कि हम उनको पीनलाइज ना करके, क्रिमिनलाइज ना करके उस एक्ट को, इनफैक्ट हम उनको विक्टिम्स की तरह ट्रीट करें। ये जो प्रोविज़न है इसको हम पायलट बेसिस पे शुरू करके देख सकते हैं कुछ स्टेट्स में जहाँ पे ये ड्रग अब्यूज़ की प्रॉब्लम ज़्यादा है। इसके अलावा बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं हम, जैसे कि आइसलैंड में यहाँ पे देखा गया है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से काफ़ी ज़्यादा इस प्रॉब्लम के ऊपर कर्व पाया जा चुका है, ठीक है। जैसे ड्रग अब्यूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, इनफैक्ट यूथ में बहुत ज़्यादा था ये ड्रग अब्यूज़, लेकिन जैसे ही पेरेंट्स सामने आए, जैसे ही कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हुआ, वैसे ही यहाँ पे जो ड्रग अब्यूज़ के प्रॉब्लम है वो कम होने लगी। अब इसके अलावा हमको ये भी पता करने की ज़रूरत है कि रीजंस क्या हैं ड्रग अब्यूज़ के, क्यों ऐसा हो रहा है, हर सेक्शन क्यों ड्रग अब्यूज़ में घुसा हुआ है, ठीक है, ये भी पता करने की ज़रूरत है। और फंडिंग का भी हमको यहाँ पे इशू को कर्व करने की ज़रूरत है। देखो जब तक हमें फंडिंग नहीं मिलेगी इन एक्ट से डील करने के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए, तब तक हम इस तरह की रिकमेंडेशन को किस तरह से इन्फोर्स करेंगे कि हमको विक्टिम्स की तरह ट्रीट करना चाहिए, उनका रिहैबिलिटेशन कराना चाहिए, उनका डी एडिक्शन कराना चाहिए। पैसा ही नहीं है तो कैसे करोगे, ठीक है। इसके अलावा क्या हमें एक लॉ ऐसा भी बनाना चाहिए, जैसे कुछ कंट्रीज़ में मैरिजुआना के लिए इस ड्रग के लिए यहाँ पे परमिट कर दिया गया है, तो क्या हमें भी कुछ ड्रग्स को परमिट कर देना चाहिए हमारे देश में? तो इसके ऊपर ये कहा इन्होंने ये कहा कि देखो ये चीज़ बहुत हार्मफुल हो सकती है क्योंकि इसमें सिर्फ आप ड्रग्स की यूजेज को अलाउ नहीं कर रहे हो, यहाँ पे कई सारे कनेक्टेड इश्यूज हैं, जैसे कि एब्सेंटिज्म हो जाएगा स्कूल्स में, यूथ बहुत आसानी से भटक सकता है, जॉब लॉस देखने को मिलेगा, इनकम लॉस, डिप्रेशन, सुसाइड, ये सब जो चीज़ें हैं वो बढ़ जाएंगी। इनफैक्ट क्राइम रेट जो है ना वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है कि हमको इनको लीगलाइज कर देना चाहिए ड्रग यूज़ को, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें बताई गई है कि जो फर्स्ट टाइम यूज़र्स हैं उनको हमको विक्टिम की तरह ट्रीट करना चाहिए, लेकिन जो रिपीटेड यूज़र्स हैं उनको हमें ऑफेंडर की तरह ट्रीट करना चाहिए। ये एक रिकमेंडेशन हो सकती है। उसके अलावा ये चीज़ भी बताई गई है कि जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है उनमें देखा गया है कि वो बहुत सारे जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं वो थिनर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, इस तरह के नेल पेंट रिमूवर्स का यूज़ करते हैं ड्रग्स के तरह से, ठीक है, नशे के लिए। तो इसका क्या हो सकता है? तो देखो इसमें ये कहा गया है कि देखो
पुलिस तो फोकस करेगी ही, लेकिन सेलर्स को भी यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि हम किसको क्या बेच रहे हैं, ठीक है। जैसे एक यहाँ पे अभी कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ये कहा कि 18 से ऊपर, अगर कोई 18 से नीचे है कोई भी पर्सन, तो उसको आप थिनर जैसी चीज़ें नहीं बेच सकते, जिससे ड्रग अब्यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन भी दिया है। अब इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि पेरेंट चिल्ड्रन बॉन्ड अगर अच्छा होता है तो इसके कारण क्या होता है, अगर पेरेंट चिल्ड्रन के बीच में रिलेशनशिप अच्छा होता है तो चिल्ड्रन जो है सब चीज़ अपने पेरेंट्स से शेयर करेंगे। कई बार क्या होता है कि दोस्तों के कहने में जो यूथ है वो पहली बार ड्रग्स को ट्राई करता है और उसके बाद से फिर वो जो सिलसिला है वो चलता रहता है। तो यहाँ पे पेरेंट्स का एक टच होना चिल्ड्रन के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे होम से ही हम चाहते हैं कि हम घर से ही इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकें, और ये हो सकता है जब पेरेंट चिल्ड्रन बॉन्ड अच्छा होगा। दूसरा रोल है टीचर्स का, टीचर्स इसके ऊपर चेक रखें। और तीसरा, सिविल सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व हो, जो स्टिग्मा है वो हटे और इसको हम एक तरह से सुधारने की तरह से हम इसको लें, ठीक है, एक तरह से रेक्टिफाई करने की तरह से लें, सो दैट हमारी सोसाइटी भी रेक्टिफाई हो सके। रूट कॉजेज को समझने की ज़रूरत है, और ये समझने की ज़रूरत है कि सारी ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये किसी एक सेक्शन से नहीं है कि हाई क्लास वाले लोग ही होंगे या लो क्लास वाले लोग ही होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि लॉ के बेसिस पे आप अगर चाहते हो सोसाइटल चेंज आए तो ऐसा नहीं होता, इसमें सोसाइटी को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा था, काफ़ी बड़ा एडिटोरियल था और काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा मुझे, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स थे इसमें। आगे बात करते हैं, एक अगालेगा आइलैंड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये अगालेगा आइलैंड्स क्या है, ये जो है ये मॉरिशस के आइलैंड है, ठीक है। और इंडिया इसमें चाहता है, इंडिया सागर पॉलिसी के अंतर्गत इसमें मैरीटाइम कोऑपरेशन चाहता है। पहले तो इंडिया चाहता था कि यहाँ पे अपना एक बेस बना सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, तो यहाँ पे मैरीटाइम कोऑपरेशन चाहता है इंडिया। तो मॉरिशस में है, ये याद रखना। और जो अगालेगा आइलैंड है ये जो है मॉरिशस में लोकेटेड है, इंडियन ओशन में 1000 किलोमीटर है मॉरिशस से ऊपर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये है मॉरिशस में, और इसके 100 किलोमीटर ऊपर, 1000 किलोमीटर ऊपर ये है अगालेगा आइलैंड, मॉरिशस का है, ये याद रखना, ठीक है। और एक MOU भी साइन हुआ है इंडियन गवर्नमेंट और मॉरिशस गवर्नमेंट में कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इंडिया लाएगा अगालेगा आइलैंड्स पे। तो ये मैप लोकेशन देखो, इंडियन ओशन में ये मॉरिशस है, उसके जस्ट ऊपर अगालेगा है, इधर मेडागास्कर है, यहाँ अजम्पशन है, अजम्पशन सेशल्स का आइलैंड है, ये सेशल्स है, ठीक है। सेशल्स के नीचे पड़ता है अजम्पशन, और अगालेगा मॉरिशस के ऊपर पड़ता है, ये है मालदीव्स, और ये है डियोगा गार्सिया, ठीक है। तो ये आप लोकेशन एक बार देखना, इसका आपका होमवर्क ये है कि आप इसको एटलस में देख के आओगे, ठीक है। एटलस में इस लोकेशन को देख के आना, इंडियन ओशन की इन सारी लोकेशंस को। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।